सिवान विधानसभा से भाजपा के टिकट के तो वैसे कई दावेदार हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस सीट से महिला को उम्मीदवार बनाए जाने की पूरी चर्चा है। केंद्र से लेकर प्रदेश नेतृत्व की नजर इस सीट पर है और यहां से पूर्व नगर सभापति व वर्तमान में वार्ड नंबर 19 की पार्षद व भाजपा उपाध्यक्ष अनुराधा गुप्ता को सदर विधानसभा से उम्मीदवार माना जा रहा है। पार्टी और विधायक व्यासदेव प्रसाद को आराम देकर महिला सशक्तिकरण को जागृत करने हेतु अनुराधा गुप्ता को उम्मीदवार बनाने जा रही है। आपको बताते चले कि अनुराधा गुप्ता स्वर्गीय रूनू गुप्ता के सपनों को साकार करते हुए नगर सभापति रहते हुए कई प्रकार के विकास कार्यों को कराया व सिवान शहर को एक स्वच्छ, सुंदर व सुखमय सिवान बनाने का पूरा प्रयास किया। यही कारण है कि अनुराधा गुप्ता की उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सिवान सदर विधानसभा से अनुराधा गुप्ता को उम्मीदवार बनाने जा रही है। अनुराधा गुप्ता ने सिटी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी रणनीतियों का खुलासा किया। साथ ही चुनाव जीतकर पार्टी व कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ सिवान को विकास के पथ पर अग्रसर करना पहली प्राथमिकता बताया है। देखिए अनुराधा गुप्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं सुराव हुसैन, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 19, सिवान सदर में पड़ता है, सिवान शहर में वार्ड नंबर 19, यहाँ की वार्ड पार्षद है अनुराधा गुप्ता जी। इनसे हम चुनाव के मुद्दे पर विशेष रूप से बात करेंगे। आपको हम बता दें कि ये पूर्व में नगर सभापति भी रह चुकी है और लगातार 3 टर्म से, आपको इलाका में बता दूं कि सिवान का हॉस्पिटल रोड, दरबार रोड, गांधी मैदान का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया और इलाका मिला के वार्ड नंबर 19 है और यहाँ की ये वार्ड कमिश्नर हैं विगत कई वर्षों से। भारतीय जनता पार्टी की सुचारू रूप से कार्यकर्ता है, वरीय नेता है और कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से इनकी सहभागिता रहती है। ऐसी चर्चा है कि इनको टिकट मिलने का दावेदार माना जा रहा है। पार्टी की विशेष नजर है इनके ऊपर, खास तौर पर इनसे हम बात करेंगे। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिलहाल कैसा चल रहा है आपका राजनीतिक सफर? मेरी गतिविधि तो सालों भर चलती है। मैं पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहती हूँ और आप देखते होंगे कोई भी पार्टी का कार्यक्रम हो वहाँ मेरी उपस्थिति रहती है। मेरी प्रयास रहती है कि मैं जब भी जिला में रहूँ तो कार्यक्रम में उपस्थित रहूँ। यहाँ से खास तौर पे देखा जाए तो सिवान सदर से लगभग 15 वर्षों से 3 टर्म से व्यासदेव प्रसाद यहाँ से चुनावी मैदान में रहे हैं और जीतते आए हैं और विधायक भी हैं। लोग एक उप गए हैं, महसूस भी कर रहे हैं और कई तरह की निराशाजनक बातें सामने आ रही हैं और ऐसी भी बात तय हो गई है कि लगभग इनका टिकट कटने वाला है। अगर इनका टिकट कट जाता है और आपको टिकट मिल जाता है तो खास तौर पे चुनावी मुद्दे, विकास मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, बिल्कुल हम लोग के सम्मानित हैं व्यासदेव प्रसाद जी, अभी भी हमारे विधायक हैं और आगे भी हो सकता है पार्टी जिसको भी टिकट दे वो यहाँ से विधायक होगा। और आज भी हम लोग उनको गार्जियन मानते हैं और आने वाले दिनों में पार्टी जिस पे भरोसा अपना जताए उसको अपना टिकट देगी और वो यहाँ का विधायक होगा। आप नगर सभापति के रूप में सिवान नगर सभापति का पद आपने संभाला है, कई तरह के विकास के काम में आप सहभागी रही हैं। शहर का जो पहले रोड मैप था, बहुत सारी कमियां थी यहाँ पे, उन कमियों को दूर करने का काम किया आपने। इन सारे विकास को लेके क्या कहेंगे जो आपने विशेष रूप से किया नगर के लिए? हाँ, मैंने पूरा प्रयास किया था कि जो नगर क्षेत्र है उसमें विकास हो और काफ़ी हम लोग उस समय नाले का जितना भी शहर में नाला है उसका हम लोग मास्टर प्लानिंग किए थे, लेकिन वो मेरे कार्यकाल में नहीं हो पाया। वो लगातार बातें चल रही हैं लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं आई और शायद सिवान में सबसे ज़रूरी है कि नाला का मास्टर प्लानिंग होने के साथ तब नाले का निर्माण हो, तब जाके अभी जो आपको जगह जगह जल जमाव वगैरह दिख रहा है उससे शहर वासियों को निजात मिल पाएगा। और यहाँ पे पार्क वगैरह होना चाहिए और भी विकास होना चाहिए जो कि नहीं हो पाया, जिस भी कारण बस नहीं हो पाया। गांधी मैदान का बाउंड्री वाल हुआ लेकिन गांधी मैदान जैसे डेवलप होना चाहिए, नहीं हो पाया। यहाँ पंचमंदिरा पोखरा है, आपको कचहरी पोखरा है। कचहरी पोखरा में भी नगर परिषद के द्वारा मेरे कार्यकाल के बाद वहाँ फाउंटेन वगैरह लगा, लेकिन लगा
लेकिन कभी फाउंटेन किसी ने चलते हुए नहीं देखा। और बहुत सारी कमियां रही हैं और शायद मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं इस कमियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। सिवान विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में, कई पंचायतों में भी हो जाते हैं, कमियां इतनी हैं जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। अगर पार्टी आप पे विश्वास करेगी और टिकट आपको मिल जाएगा और चुनाव जीत जाती हैं तो ग्रामीण क्षेत्र पे विशेष ध्यान रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग भी ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो देखते हैं कि ग्रामीण इलाके की जनता हमेशा विकास से वंचित रहती है। चाहे कारण जो भी हो, वो जागरूक नहीं हो पाते हैं या फिर शहर तक नहीं आ पाते हैं, या शहर का जो भी नेता है उन तक नहीं पहुंच पाता है, उनकी बातों को नहीं सुन पाता है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि ग्रामीण की जो भी समस्या है उनको मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि उनके समस्या को दूर करूं, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, रोड नाला की समस्या हो, या जिस तरह की भी समस्या हो, मैं सबसे पहले उस समस्या को निपटाने का प्रयास करूंगी। और देखा जाए तो कई जगह सिर्फ यहाँ पे सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और कहीं भी महिला प्रत्याशी, महिला कैंडिडेट या महिला विधायक नहीं है। आपको लगता है कि सिवान जिले में, खास तौर पर सिवान सदर में एक महिला विधायक की जरूरत है? हमेशा महिलाओं की बात चलती है, सारे दल महिलाओं की बात करते हैं, बात होती है, लेकिन वो चीज़ धरातल पे दिखता नहीं है। तो मैं सारे दल से आग्रह करूंगी कि वो महिलाओं को भी प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे बढ़ें। आपको लगता है कि 33% जो रिजर्वेशन की बात है जो संसद भवन में पास है, उस पर अमली जामा सही रूप में या फिर उससे ज़्यादा पहनाए जाने की जरूरत है? जहाँ तक देखा जाए तो पुरुष से महिला कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के हर क्षेत्र में आगे है। हाँ, आप देखे होंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, शायद उसी का मैं उदाहरण भी हूँ। तो जहाँ भी महिलाओं को मौका मिला वो अपना स्थान बनाई और वो काम भी की। तो बिल्कुल ज़रूरत है महिलाओं को, जो बात चल रही है उसको धरातल पे लाने के लिए। इससे क्या होगा कि महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन ये आरक्षण मिल जाने से उनको एक मौका मिलेगा और काफ़ी मजबूत वो होंगी और अपनी मजबूती से दावेदारी रख पाएंगी। तो ये होना चाहिए। पार्टी जो है बहुत कम, रेयर केस में किसी महिला को टिकट देता है, लेकिन अब लगता है कि कुछ पार्टियों को समझ में आया है कि नहीं, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तो टिकट बंटवारे की अगर हम बात कर लें तो सिवान सदर से ये लग रहा है कि अनुराधा गुप्ता एक महिला विधायक के रूप में एक दावेदार होने जा रही हैं। ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन मैं राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करूंगी कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दे और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये विचार कर रही है और मौका मिलेगा महिलाओं को। दूसरी बात यह है कि देश में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तो भाजपा जो है महंगाई को विशेष मुद्दा बनाती थी। आज पेट्रोल डीजल के रेट काफ़ी ऊपर चढ़ गए हैं, महंगाई के मुद्दे पर ये सरकार विफल नज़र आ रही है। इन सारे बातों को लेके अभी कल जो है राजद ने साइकिल रैली भी निकालकर इसका विरोध जताया। तो लगता है कि फिलहाल जो बिहार में एनडीए की सरकार है वो महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों से घिरती नजर आ रही है। ठीक है, आपका कहना जायज़ है, लेकिन ये बताइए जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है? क्या वहाँ डीजल का दाम नहीं बढ़ा है? निश्चित बढ़ा है। तो ये डीजल का दाम और पेट्रोल कम करने के उपाय क्या है ताकि जनता के ऊपर से बोझ कम पड़े महंगाई का? इसके बारे में सरकार विचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा चाहती, गरीबों की सरकार है और उसका हमेशा प्रयास रहता है कि जितना हो सके महंगाई घटे और उस पर हमेशा मंथन चलता रहता है और आने वाले दिनों में होगा भी, महंगाई कम होगा भी। अभी आपने देखा होगा कि जब से कोरोना शुरू हुआ है प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल फ्री मिला है और अभी प्रवासियों के लिए भी चावल या गेहूं उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री दिया जा रहा है और अगले महीने से उनको 1 किलो चना भी फ्री मिलेगा और लगभग सबके खाते में 1500 रुपया हमारी सरकार ने उनके खाते में भेजा।
पहले मोदी मनमोहन सिंह के सरकार में 30 करोड़ गरीब हुआ करते थे जिनको राशन मुफ्त मिला करता था। अब मोदी जी ने बताया कि 80 करोड़ हो गए हैं। लग रहा है कि गरीबों की तादाद देश में बढ़ गई है क्या? नहीं नहीं, आप मोदी जी के जो कहना था उसको आपने समझ नहीं पाया। अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनका भी व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया था। उनका मंशा ये है कि कोई भूखे न सोए, जिस कारण से वो जिनके पास राशन कार्ड था उनको तो वो दिए ही, जिनके पास नहीं है उनको भी मिल रहा है। इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पाए, इसीलिए मैंने कहा कि आप समझा दें। जी, तो उनको नहीं मिल पाता था, तो उनको ये जो लागू किए प्रति व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, प्रवासी हैं, वो आधार कार्ड अपने पूरे परिवार का ले जाते हैं और डीलर उनको प्रति व्यक्ति 5 केजी चावल या गेहूं जो भी अवेलेबल रहता है वो लोग देते हैं। तो ये संख्या जोड़ा जाएगा तो वो तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। एलएसी के मुद्दे पे सरकार जिस तरह से अपना मोर्चाबंदी कर रही है, चाइना के ऐप को भी हमारे सरकार ने बैन किया, 59 ऐप को। मोदी जी बोला करते थे कि विरोधियों से आंख मिला के बात करने की जरूरत है। एलएसी के मुद्दे पे विशेष रूप से क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अचानक से माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ बॉर्डर पे पहुँच गए जहाँ पे हमारी सेना थी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और जो हमारे सैनिक घायल थे उनसे जाके उन्होंने मिला। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में जितने लोग हैं वो भी उनके प्रति काफ़ी आम जनता के दिलों में मोदी जी के प्रति काफ़ी सम्मान हुआ और वो सेना का जो हौसला था वो कई गुना बढ़ गया। तो ये मोदी जी की जो प्लानिंग है कि चाइना को हम लोग को घेरने के लिए जो भी चाइनीज सामान है, हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उस सामान को हम ना खरीदें, अपने दिनचर्या में ना यूज करें, अपने घर में ना लाएं। तो कहीं ना कहीं इससे चाइना का अर्थव्यवस्था कम होगा और उनका मनोबल डाउन होगा। बिहार में फिर से एनडीए की ही सरकार बने, इसको लेके आप लोग कितने आश्वस्त हैं? नहीं, हम लोग 100% आश्वस्त हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है बूथ स्तर तक। और आपने देखा होगा कि मोदी जी का पत्रक हुआ या फिर लॉकडाउन में किसी भी दल के कार्यकर्ता को आपने फील्ड में नहीं देखा होगा, जनता के पास नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसका प्रयास रहा कि कोई भी हमारा पड़ोसी या हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो भूखे ना रहें। उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने प्रयास से लोगों से मदद लेकर के राशन का वितरण किया, खाना बनवाया, जगह जगह जिस तरह से उनको सुविधा देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किया। जदयू और भाजपा का बिहार में 15 साल और इससे पहले लालू राबड़ी का 15 साल बनाम 15 साल, कैसा देखती हैं आप? शायद आपको याद होगा कि आप रामराज मोड़ से अगर बबुनिया मोड़ अगर आपको आना हो तो मुझे लगता है कि 30-40 मिनट तो लग ही जाते होंगे, और उस जो टाइम लगता था सो लगता था, उसके बाद लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी कि कमर में दर्द हो गया, गाड़ी पंचर हो गया, ये सब समस्या थी। लेकिन आप आज वहाँ से आपको 12 बजे रात में भी आना हो, स्टेशन से कहीं भी जाना हो, तो कोई किसी तरह की असुविधा नहीं है, कोई डर नहीं है। महिलाएं भी आ सकती हैं, महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो बिजली देख लीजिए, पहले अगर 3 घंटा बिजली रहती थी तो हम लोग उस दिन को शुभ मानते थे कि आज का दिन शुभ है, लेकिन आज अगर 3 घंटा बिजली चली जाए तो शहर में भूकंप आ जाता है, लोग घेराव करने लगते हैं बिजली ऑफिस की। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें एक खबर आ जाती है कि आजकल शहर में 3 घंटा बिजली नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है, तभी आज हम लोग बिजली में बैठ रहे हैं। और आप देखिए जल नल हर गली मोहल्ला में पॉइंट दिया जा रहा है, और महिलाओं में भी काफ़ी जागरूकता आई। पहले जहाँ महिलाएं घर में रहती थी, अब आप देखिए महिलाएं स्कूटी चला रही हैं, आपको मिल जाएंगी, कार चलाते हुए मिल जाएंगी। अभी फिलहाल जो कोरोना महामारी चल रहा है, संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी आप चला रही थी, उसका कितना असर देखने को मिला महिलाओं या लोगों पर? हम लोग अपने माध्यम से मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, साबुन बांटना,
और लोगों को हम लोग मैसेज भी देने का प्रयास किए हैं कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें, अपने हाथों को धोएं, साफ रखें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि कोरोना से अगर बचना है तो हमें मास्क यूज़ करना है और साफ सफाई रहना है और ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में रहें। आप पार्टी की प्रत्याशी बन जाती हैं यहाँ से, तो विशेष रूप से चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? सबसे पहले तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं यहाँ की जनता को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के क्षेत्र में पहल करूँगी कि जो भी सरकार की योजना है उसको 100% लागू करवाऊँ और ख़ास करके मैं चाहूँगी कि यहाँ पे महिलाओं का उत्थान हो, महिलाएं आगे बढ़ें और यहाँ शहर में नागरिकों को अपना टाइम या फिर बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए कोई पार्क नहीं है, जो कि सिवान की बहुत ज़रूरत है। ऐसा होना चाहिए, पार्क का निर्माण होना चाहिए और शहर के सौंदर्यीकरण पे विशेष ध्यान रहेगा आपका? बिल्कुल। चलिए, आखिर में आप विशेष रूप से अब तो विधायक का बिगुल फूंका जा चुका है चुनाव का, वैसे भी सरकार की तरफ से भी है कि इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में विशेष रूप से सिवान की सम्मानित जनता से, इस विधानसभा क्षेत्र के सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप विशेष रूप से क्या संदेश देंगे और अपील क्या करेंगे? मैं सिवान की सम्मानित जनता से अपील करूंगी कि सबसे पहले कोरोना से बचने के लिए आप ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें और जब भी निकलें तो मास्क का उपयोग करें और अपने बच्चों को और घर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी इससे सावधान रखें। और मैं आने वाले विधानसभा को मद्देनज़र आप सभी से मैं अपील करूंगी कि प्रत्याशी जो भी हो, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं ताकि हमारे नरेंद्र मोदी के हाथों को हम लोग मजबूत कर सकें। वो हमारे लिए और भी बहुत सारी योजनाएं दें जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। चलिए, ये थी अनुराधा गुप्ता जी, विगत 15 सालों से राजनीति में सुचारू रूप से सक्रिय हैं और जिस तरह से जनता का मान सम्मान और प्यार इनको मिलता है, अगर इनको टिकट मिलता है तो ये जीत कर सिवान विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम करेंगे। राजा, सिटी न्यूज, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।